Hello students, today we are going to discuss about applied mathematics, the hot topic probability distribution. What is probability? Probability is a number that reflects the chances or likelihood that a particular event will occur. Means probability एक possibility cases हैं जिसमें total outcomes में से getting outcomes को choose किया जाता है. Like if we have 20 natural numbers, then what is the probability of getting some prime numbers? Means we must have to see that how many prime numbers are there between 1 to 20 natural numbers. So here we have total natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, etc. up to 20. Then how many prime numbers are there? These are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. We can calculate it. These are 2, 4, 6, 8. There are total 8 prime numbers we have, and total outcomes is 20. So we can getting the probability of event P of E equal 8 upon 20, or we can write 2 by 5. That is the probability of event. What is the formula of probability of event? That is P of E equal getting outcomes upon total outcomes. इसको हम अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. टोटल आउटकम्स मीन्स सैम्पल स्पेस एंड गेटिंग आउटकम्स मीन्स फेवरेबल स्पेस. लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी की लिमिट क्या होती है? हमारे पास बहुत सारे चांसेस होते हैं किसी भी चीज़ को पाने के, लेकिन किसी भी काम के होने की सबसे कम जो चांसेस होते हैं वो होते हैं ज़ीरो. जब हम उसको बोल देते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. और जब भी हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा तब हमारा जो गेटिंग आउटकम्स होगा, जो फेवरेबल स्पेस होगा, वो ज़ीरो होगा. और जब हमारा गेटिंग आउटकम्स या फेवरेबल स्पेस कंप्लीट तब होगा जब कोई श्योर इवेंट होगा, यानी किसी भी वर्क के होने के चांसेस कंप्लीटली फुलफिल होंगे और उसके पूरे चांसेस उसमें कंप्लीट होने के बनेंगे. इसको हम किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और इसकी लिमिट क्या होती है? किसी भी घटना के होने के कंप्लीट चांसेस होते हैं जब वो पूरी तरह सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, और उसके होने के सबसे कम चांसेस होते हैं जब वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल होती है, यानी उस घटना को किया ही नहीं जा सकता. यहाँ पर हम देख सकते हैं. सो वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ज़ीरो फॉर इम्पॉसिबल केस एंड वन फॉर श्योर केस. मीन्स अगर हमारा इम्पॉसिबल केस है तो हमारा जो फेवरेबल स्पेस होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, और सैम्पल स्पेस तो कम्प्लीटली उस घटना में होने वाले टोटल चांसेस रहने ही वाले हैं. सिमिलर श्योर केस में जितने टोटल चांसेस होंगे उस घटना के होने के, उस इवेंट के होने के, उतने ही चांसेस होंगे फेवरेबल स्पेस के. Like if we have a number 1 to 20 natural numbers, so total outcomes is 20. If question is what is the probability of getting a natural number, and we all know that there are total 20 natural numbers 1 to 20 and all are natural, so we can say it is a sure event, there must be definitely a natural number. So this is sure event and we'll get probability of event 1. Now if we have something like total events, if there are total natural numbers 1 to 20 and someone is saying that what is the probability of getting a natural number greater than 20, and we know that we have only total outcomes 1 to 20, then there is not possible that we'll get the total numbers विच इज़ ग्रेटर दैन 20. मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल नेचुरल नंबर्स 1 से 20 गिवन है, और हमसे कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए किसी भी नेचुरल नंबर के होने की जो 20 से बड़ा हो, मीन्स ग्रेटर दैन 20 हो.
और हम जानते हैं कि 1 से 20 के बीच 20 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. दैट्स वाई दिस इज़ completely impossible event. So we'll get favorable space 0, total space या sample space 20. So the result is 0, and this is impossible case. So we can say that the limit of probability is 0 is less than and equals to probability of event is less than and equals to 1. Means हम कह सकते हैं कि ज़ीरो, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो कम से कम ज़ीरो या उससे बड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या उससे छोटा हो सकता है. मीन्स एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी कैन बी ज़ीरो एंड एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी कैन बी 1. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स एंड डाइस. हम ऑलरेडी 10th क्लास में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं. एक रिकॉल के लिए हम ये कंप्लीट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स एंड डाइस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब टोटल आउटकम्स. ये कहते हैं कि टोटल आउटकम्स कैसे फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थ्रोज, नंबर ऑफ फेसेस की पावर. मीन्स आप एक फॉर्मूला याद रखिए, ए टू द पावर एन. ए क्या है, दैट इज नंबर ऑफ फेसेस, एंड एन क्या है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थ्रो. लाइक अगर मैं किसी कॉइन को थ्रो करता हूँ या कॉइन को टॉस करता हूँ 2 टाइम्स, तो या तो मैं 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस करूँ या 2 कॉइन को 1 टाइम को टॉस करूँ, दोनों का मतलब एक ही है. यानी टोटल आउटकम्स हमें सेम ही मिलने वाले हैं. किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखकर हम टोटल आउटकम्स फाइंड कर सकते हैं. किस तरीके से, मेरे पास नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, मीन्स कॉइन में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, तो कॉइन में होते हैं नंबर ऑफ फेसेस 2. और अगर मैंने 2 कॉइन को थ्रो किया है या 1 कॉइन को 2 टाइम थ्रो किया है, दैट मीन्स नंबर ऑफ थ्रो या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या आ गया, 2. तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 4. अगर मैं यहाँ कॉइन की बात नहीं करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमें एक डाइस की बात करनी है, दैट मीन्स डाइस में नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 6, और मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ या 1 डाइस को 2 टाइम थ्रो कर रहा हूँ, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ थ्रोज हो गई 2. दैट मीन्स टोटल आउटकम्स वी हैव 36. होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ कॉइन्स. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर इसका. नंबर ऑफ फेसेस ऑफ कॉइन्स आपके 2 हैं. सो टोटल आउटकम्स ऑफ कॉइन थ्रो 2 टू द पावर एन. एन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. मानिए किसी कॉइन को, क्वेश्चन में जो मेंशन है उसने कहा कि एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है या 3 कॉइन्स को 1 टाइम थ्रो किया गया है, तो इसका मतलब है कि एन आपका हो जाएगा 3. नंबर ऑफ फेसेस इन डाई. अगर हम डाइस के लिए देखेंगे तो 6 फेस होते हैं. 6 टू द पावर टोटल आउटकम्स हो जाएंगे एन. वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थ्रो. ऑलरेडी हम इस चीज़ को लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्लेइंग कार्ड्स. ये प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप में फ्रेम करता है. इसमें होने वाले सभी क्वेश्चंस का जो फ्रेमवर्क है वो इतना कॉम्प्लेक्स रहता है जिनको समझने के लिए हमें इसकी डिटेल्स को समझना होगा. फर्स्ट थिंग, जो भी प्लेइंग कार्ड्स की डेक होती है उसमें टोटल कार्ड्स 54 होते हैं. वहाँ पर 2 जोकर्स होते हैं जिनको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं. क्योंकि ऐसा क्यों है, कभी भी आपको अगर प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन देगा तो इस लाइन को डेफिनेटली मेंशन करेगा. इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि इस लाइन को लिखा ही जाता है, अगर वो नहीं लिखता है तो क्यों. क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 54 कार्ड्स होते हैं. 2 जोकर होते हैं, भले ही वो खेलने के काम आए या ना आए, बट कार्ड्स टोटल 54 होते हैं. और हम रिटन वर्क यानी कि अपने एविडेंस के थ्रू या अपने क्वेश्चंस की हिंट के थ्रू चलते हैं, ना कि अपनी मर्जी से. तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल 54 कार्ड्स होते हैं. बट इसीलिए वो कहता है कि आप उन 2 जोकर, जो 2 जोकर इसमें मेंशन किए गए, आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे. तो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स इन अ डेक.
यानी टोटल 52 कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स उस डेक में। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब भी हम उन कार्ड्स को किसी भी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप उनको कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रेड कलर के 10 कार्ड्स हो जाएंगे और 42 कार्ड्स ब्लैक कलर के हो जाएंगे। दोनों अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इक्वल इक्वल डिवाइड होंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इक्वल इक्वल होंगे, 10 पार्ट्स में भी करना है तो भी इक्वल इक्वल डिवाइड होंगे। Here we have a flowchart. Total cards हैं 52। 52 कार्ड्स में ब्लैक कार्ड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कलर वाइज। यानी उसने कहा है 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं एंड 26 रेड कार्ड होते हैं। सबसे पहले ब्लैक कार्ड की बात कर लेते हैं। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सो 26 है। ब्लैक कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में अगेन अरेंज किया जाएगा, अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वो होते हैं आपका क्लब एंड स्पेड। 26 कार्ड्स हैं, इक्वल इक्वल डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स 13 कार्ड्स रहेंगे, 13 क्लब एंड 13 स्पेड। सिमिलर रेड कार्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट हार्ट एंड सेकंड डायमंड। ये भी 2 इक्वल पार्ट्स रहते हैं, दैट्स वाई 13 होते हैं। नेक्स्ट, अब ये सभी कार्ड्स में इनके अंदर जो कार्ड्स होते हैं उनके पेयर सिमिलर होते हैं, तो किसी एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बाकी भी उतने ही रहने वाले हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लब को तो टोटल 13 कार्ड्स हैं जिसमें 1 एस होता है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद 2 से 10 तक टोटल 9 नंबर कार्ड्स होते हैं। 1 जैक होता है, 1 क्वीन होती है, 1 किंग होता है। जैक, क्वीन एंड किंग इन पर फेस बने होते हैं, दैट्स वाई इनको फेस कार्ड भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन फेस कार्ड के थ्रू पूछा जा रहा है तो आप गेटिंग आउटकम्स में 3 लेकर चलेंगे, और अगर सिर्फ फेस कार्ड कहा जा रहा है तो क्या होगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर फेस कार्ड की बात कर रहा है तो हम तीनों को मानकर चलेंगे, क्योंकि तीनों में से कोई भी फेस कार्ड हो सकता है। बट अगर पर्टिकुलर नाम ले रहा है जैक, क्वीन या किंग का, तो हम उस एक को लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो आपका एस इन 4 कैटेगरी में से कोई भी एक हो सकता है। वो क्लब का एस हो सकता है, स्पेड का एस हो सकता है, हार्ट का एस हो सकता है एंड डायमंड का एस हो सकता है। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि हम किस एस की बात कर रहे हैं, और इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल हमारे पास जो एस हैं वो कितने हैं, 4, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। बट अगर वो कहता है आपसे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक एस, तब आपके पास ब्लैक एस कितने होंगे, 2 ही होंगे, या तो क्लब होगा या स्पेड होगा। बट अगर वो आपसे कहता है रेड एस, तब भी आपके पास 2 होंगे, या तो हार्ट या डायमंड। अगर वो आपको पर्टिकुलर नेम देता है, वो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब एस, तो क्लब का 1 ही एस होगा, दैट्स वाई हम 1 ही यूज़ करने वाले हैं। सिमिलर आपके नंबर्स मीन्स अगर आपको किसी ग्रुप का नाम नहीं दिया गया, किसी क्लब का, स्पेड का, हार्ट या डायमंड में से किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो आप इनमें 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब एस कितना, 4, नंबर कार्ड्स कितने, 36, जैक कितने, 4, क्वीन कितनी, 4, किंग कितने, 4, यानी फेस कार्ड कितने, 12। सिमिलर अगर कलर वाइज कह रहा है तो आप इनमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कलर्स में 2 कार्ड्स सेम होते हैं। आगे एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझेंगे। एटलीस्ट, ये कुछ वर्ड होते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिनमें वो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, तो इनके मतलब क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स अगर मैं कहता हूँ आपसे कि एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, मतलब कम से कम, जहाँ बात कम से कम की आ जाती है मतलब लेस देन एंड इक्वल्स टू, यानी इतना तो हो या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट इतना तो हो ही या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और ज़्यादा कितना, जहाँ तक प्रोबेबिलिटी की लिमिट होगी, यानी आपका सैम्पल स्पेस जहाँ तक होगा वो आपका एटलीस्ट वहाँ तक कंप्लीट होगा। मानिए मैंने आपसे कहा देयर आर टोटल 5 नेचुरल नंबर्स 1 to 5, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर एट लीस्ट 3।
दैट मीन्स जब मैंने कहा है एटलीस्ट 3, इसका मतलब मैं 3, 4 और लास्ट 5 ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास टोटल 5 नेचुरल नंबर थे 1 to 5, और मैं 1 और 2 को नहीं लूँगा क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 लेना था, यानी कम से कम 3, तो उससे ज़्यादा मैं 4 या 5 ले सकता हूँ। अब बात करते हैं एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मीन्स इक्वल। दैट इज़ कम्प्लीटली। अगर आपसे कहा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, तो जिसके बारे में कहा गया है उसी को फाइंड। यानी सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 to 5 हमें नेचुरल नंबर्स गिवन थे और कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा है, मतलब 1, 2 तो 1 टाइम ही है, तो 1 होगा हमारा फेवरेबल स्पेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटमोस्ट। एटमोस्ट से मिलो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, तो कम से कम कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। इसको हम कह सकते हैं, वो कहता है कि एटमोस्ट 3। सिमिलर क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 ना कहकर कहता एटमोस्ट 3, दैट मीन्स हम ले सकते हैं 1, 0, 1, 2, यानी क्या हो सकता है, कम से कम वो इम्पॉसिबल हो सकता है, मतलब हो सकता है कि 0 हो, 1 हो और लास्ट 2 हो, और एटमोस्ट कह रहा है इसलिए 3 को भी इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन एन इक्वल्स या लेस देन एन इक्वल्स का साइन होता है। आगे बात करते हैं, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ ऑलवेज 1। आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उन सभी का जो सम होगा वो 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आगे समझेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं 12th क्लास के उस टॉपिक के बारे में जिसको लेकर हम पढ़ रहे थे। अब तक तो हमने प्रोबेबिलिटी का रिकॉल किया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टेबुलर फॉर्म इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने 11th क्लास अप्लाइड मैथ्स में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी की जगह स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ किसी भी डाटा को टेबुलर फॉर्म में, लाइक एक टेबल के फॉर्मेट में फ्रेम करना ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए कहा है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टेबुलर फॉर्म इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिनकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स इवेंट की बात की जा रही है हमसे, पी ऑफ एक्स ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी 0 की प्रोबेबिलिटी ए है, 1 की प्रोबेबिलिटी 4a है, 2 की प्रोबेबिलिटी 3a है, 3 की प्रोबेबिलिटी 7a है, 7 की प्रोबेबिलिटी 4 की प्रोबेबिलिटी 8a है, 5 की प्रोबेबिलिटी 10a है, 6 की प्रोबेबिलिटी 6a है और 7 की प्रोबेबिलिटी 9a है। पूछा है क्वेश्चन में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। अभी अभी मैंने आपसे कहा ये किसी एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, किसकी, जिसमें उसने कहा रैंडम वेरिएबल एक्स है, ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, और ये किसी एक ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है क्योंकि ये किसी एक ही किसी एक ही एक्सपेरिमेंट की बात है, तो एक्सपेरिमेंट में जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन हैं इन सभी का सम 1 होगा। इसको फॉलो करते हैं, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ ऑलवेज 1। तो इन सभी का सम मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, a + 4a + 3a + 7a + 8a + 10a + 6a + 9a इक्वल 1। आप इनको सम कर सकते हैं, 4, 1, 5, 3, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 4, 33, 39 and 9, 48. So we can write 48a equal 1 or a equal 1/48. That is the value of a. अगर आपसे पर्टिकुलर ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि एक 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे 1/48। कहता है 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे 4a, यानी 4 × 1/48 दैट इज़ व्हाट, 1/12। सिमिलर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका हम क्या करने वाले हैं, ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/48, जिसका यूज़ हम सेकंड में करने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में हम दो चीज़ों को पढ़कर चलेंगे जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें कंडीशन क्या कहती है,
ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/48। अब हम बात करते हैं जिसमें हमसे कहा है फाइंड पी एक्स इज़ लेस देन 3। मतलब पी ये कहता है कि जो एक्स है वो 3 से कम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। एक्स इज़ लेस देन 3 मतलब हमें बात करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 3 से कम होनी चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज 3 से कम लेना है, लेस देन इक्वल नहीं है, लेस देन है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है, दैट इज़ ए मतलब 1/48 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है 4a। 4a यहाँ समझते हैं 4a मतलब 4 इंटू 1/48 सॉल्व करेंगे 1/12। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज़ 1/12। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब है 3a, 3 यानी 1/16। इसका एलसीएम 48 आ गया और हम इसको लिख सकते हैं 1 + 4 + 3 दैट इज़ 8/48 मतलब 1/6। होप यू गेट योर आंसर। द नेक्स्ट वन सेकेंड, इसी का पार्ट है p इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4। हाउ कैन वी सॉल्व इट। p इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4, x is greater than or equals to 4 means p of 4 plus p of 5 plus p of 6 plus p of 7। इसी तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब p of 4 होगा आपका 8/48 मतलब 1/6। p अपॉन 5 होगा आपका 10/48 मतलब 5/24 प्लस p अपॉन 6 होगा 6/48 मतलब 1/8 प्लस p अपॉन 7 होगा आपका 9/48 मतलब 3/16। सिमिलर इसका एलसीएम आने वाला है आपका 48 दैट इज़ 8, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 9। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है इन वैल्यू की, लेकिन क्योंकि हमें इन वैल्यू को फाइंड करना है, अब मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ कि वो क्या हो सकता है। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा दैट इज़ 9 6 15 15 10 25 25 8 33/48 और हम इसको लिख सकते हैं 11/16। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें इतना ना करना पड़े, अब 0 और 5 के बीच आप फाइंड कर सकते हैं 1 2 3 4 क्योंकि ये इसके बीच में है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमको इसे सॉल्व करना है क्योंकि हम एमसीक्यू फेस करने जा रहे हैं, तो क्या वाकई हमें इनकी वैल्यू इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो आंसर है नो, आपको 1/48 इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है, तो आप इन सभी को प्लस करें तो ये टोटल हमारा हो रहा है 48a, यानी कि आपका जो सैम्पल स्पेस है वो है 48a। अब आप फर्स्ट की बात करते हैं किसकी, x इज़ लेस देन 3, तो इसका मतलब है हमें 0 1 लिखना तो वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज़ a। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 4a है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 3 है। आप इसको सॉल्व करिए दैट इज़ 8a/48a और आप उसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं 1/6 बिना 1/48 इम्प्लीमेंट किए, इसकी नीड आपको नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, उसमें भी आपको इसकी नीड नहीं है।
जहाँ हमें ज़रूरत है वहीं हम इसकी वैल्यू इम्प्लीमेंट करेंगे, बट यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनकी प्रोबेबिलिटी मेंशन है, सिर्फ प्लस करना है। हम किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे? 4, 5, 6 और 8 की। 8, 10, 18, 18, 6, 24, 24, 9, 33 ए अपॉन 48 ए टोटल प्रोबेबिलिटी है ही। सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 11/16। होप यू गेट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच। हमारा कंप्लीट टॉपिक यहाँ हो चुका है। सिमिलर ये भी एक इसका एग्जांपल है, आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक आइडिया आपको इसमें मैं दे देता हूँ, जिसमें इसने बोला है कि आपका जो इवेंट ई है वो एक्स एक प्राइम नंबर है। तो हमारे लिए जो ई का सेट बनने वाला है वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। दूसरा हमारा एफ का बनेगा, दैट इज एक्स इज लेस देन 4, मतलब 1, 2, 3, 4 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमसे पूछा गया है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों यूनियन में। हम जानते हैं सेट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इनमें आने वाले सभी टर्म्स हम लिखते हैं, तो 1, 2, 3, 5, 7। तो हमको क्या करना होगा? इन सभी का यूनियन में इन सभी का सम फाइंड करना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 plus probability of 7, and that will be your answer. Hope you will get all solutions. Thank you. और ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए CBSE के अपकमिंग एग्ज़ाम्स, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स MCQ फॉर्मेट होने वाले हैं। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।